मैं राघवेंद्र यादव क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत 11वें चैप्टर द्रव्य के तापीय गुण का पहला वीडियो प्रेषित कर रहा हूं, जिसमें आज आप लोग ताप और ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। ताप क्या होता है और ऊष्मा क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या होता है। जनरली सभी बच्चे ताप और ऊष्मा को समान समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ताप किसी वस्तु का गुण होता है तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर ताप की परिभाषा देनी हो तो आप कहेंगे कि ताप किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जो यह प्रदर्शित करता है कि वह वस्तु अन्य वस्तु से तापीय साम्य में है अथवा नहीं। अब यह तापीय साम्य एक शब्द दिखाई दे रहा है यहाँ, यह क्या होता है, यानी तापीय साम्य किसे कहते हैं। तो तापीय साम्य का अर्थ यह हुआ कि जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को एक पास रखते हैं तो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की तरफ ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और यह कब तक होता है, जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए, तो यह तापीय साम्य होता है। तापीय साम्य का मतलब अलग अलग तापमान वाली दो वस्तुएं होती हैं और जब तक इनका ताप समान न हो जाए तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि यह दोनों तापीय साम्य में हैं। तो तापमान की परिभाषा लिखेंगे, ताप किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण होता है जिससे यह पता चलता है कि वह वस्तु अन्य वस्तु से तापीय साम्य में है अथवा नहीं। अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक केल्विन होता है। इसका मात्रक केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस भी मात्रक होता है, अन्य मात्रक फ़ारेनहाइट भी इसका अन्य मात्रक होता है। इसके बाद है ऊष्मा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। बताया भी गया है शुरुआत में ही कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है और इसका स्थानांतरण अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में तब तक होता है जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। और जैसे ही तापमान समान हो जाता है स्थानांतरण रुक जाता है या ऊष्मा का स्थानांतरण रुक जाता है। तो आप ऊष्मा को समझ लीजिए, यानी हीट एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका स्थानांतरण अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की तरफ तब तक होता है जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। और जब यह एक ऊर्जा है या ऊष्मा एक प्रकार की जब ऊर्जा है तो इसका मात्रक जूल हो सकता है, कैलोरी हो सकता है। अब इतना ताप और ऊष्मा में अंतर समझ लीजिए। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक में इसके बाद के बारे में समझाया जाएगा। ताप को कैसे मापा जाता है, यानी तापक्रम की माप या तापक्रम का माप या ताप का मापक्रम दोनों कह सकते हैं इसको। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि किसी भी वस्तु का ताप मापने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग करते हैं उसे हम तापमापी कहते हैं। जैसे दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को लेंगे आप, तो जैसे ही उनको आप टच करेंगे तो यह तो पता चल जाएगा कि इस वस्तु का तापमान अधिक है और इस वस्तु का तापमान कम है। लेकिन जब दोनों के तापमानों में बहुत कम अंतर रहेगा उस समय पता लगा पाना मुश्किल रहता है। इसीलिए ताप को मापने के लिए एक पैमाने का प्रयोग किया जाता है जिसे हम तापमापी कहते हैं। अब तापमापी कई प्रकार के हो सकते हैं, यानी डिग्री सेल्सियस में भी मापा जा सकता है, फ़ारेनहाइट में भी मापा जा सकता है। तो अब यहाँ आप लोग डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच संबंध को पढ़ेंगे। वैसे तो इस चीज़ को 9th में भी पढ़े हैं और यहाँ भी पढ़ना है, सिलेबस में दिया है। तो कैसे मापते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में 100 खाने बने रहते हैं। जो डिग्री सेल्सियस पैमाना होता है उसमें 100 खाने बने रहते हैं और उसका हिमांक बिंदु 0 होता है और यह भाप बिंदु 100 पर होता है। और फ़ारेनहाइट का जो हिमांक बिंदु होता है वह 32 होता है और क्वथनांक या भाप बिंदु होता है वह 212 होता है। और
एकदम हाईएस्ट जो पॉइंट होता है वह 212 होता है, और इन दोनों का आंसर 32 और 212 यानी 212 और 32 के बीच का जो अंतर होता है वह 180 होता है। तो इन दोनों में संबंध लिखने के लिए यहाँ C डिग्री सेल्सियस, यहाँ F फ़ारेनहाइट में है। अब डिग्री सेल्सियस में से उसके हिमांक बिंदु को घटाते हैं, और जो भाप बिंदु है उस भाप बिंदु 100 यहाँ भाप बिंदु है, भाप बिंदु में से इस हिमांक बिंदु को घटा करके यहाँ लिख दिया जाता है। तो 100 भाप बिंदु है और 0 क्या है, हिमांक बिंदु है। 100 माइनस 0 करेंगे तो 100 ही आएगा। यहाँ फिर देखिए F माइनस यहाँ जो इसका हिमांक बिंदु है वह 32 है, तो इसमें से 32 घटा देंगे, और जो भाप बिंदु है वह 212 है। 212 माइनस 32 करेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ इसको लिखने के लिए एक बार और समझ लेंगे कैसे लिखा जाता है। C डिग्री सेल्सियस में है और इसमें से हिमांक बिंदु को घटा देते हैं, और यहाँ जो भाप बिंदु है उसमें से हिमांक बिंदु को घटा देते हैं। तो 100 में से 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 100 ही आएगा। फिर फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट में से 32 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि यह इसका हिमांक बिंदु है, और यहाँ 212 में से 32 को घटाएंगे तो 180 आएगा। फिर जब इसको और हल करेंगे तो आएगा C/5 = F माइनस 32/9। अब यहाँ समझ लीजिए हिमांक बिंदु क्या होता है और भाप बिंदु क्या होता है। हिमांक बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर कोई बर्फ गलना शुरू होता है, या यह कह सकते हैं कि जब कोई पानी जमना शुरू होता है तो जैसे ही जमना शुरू होता है उसे हम हिमांक बिंदु कह सकते हैं। बर्फ बनना शुरू होता है उसको हम हिमांक बिंदु कह सकते हैं, अथवा जब कोई बर्फ जिस बिंदु से गलना शुरू होता है उसको हम हिमांक बिंदु कह सकते हैं, यानी अवस्था का परिवर्तन होता है। यहाँ भी यानी आप कह सकते हैं जिसको हम भाप बिंदु मान रहे हैं वहाँ भी अवस्था का परिवर्तन होता है, लेकिन वहाँ द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होती है। तो इसमें जब कोई द्रव या यहाँ जल लिए हैं तो अगर हम जल को माने तो जब जल द्रव से वाष्प बनना शुरू होता है उस बिंदु को हम भाप बिंदु कहते हैं। तो यहाँ डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो संबंध आ रहा है C/5 = F माइनस 32/9 यह आ रहा है। तो यह तो ताप का मापक्रम हो गया, और तापमापी के द्वारा ही ताप को मापा जाता है, या यह कह सकते हैं कि वह इंस्ट्रूमेंट या वह पैमाना जिसके द्वारा ताप का मापन किया जा सके उसे हम तापमापी कहते हैं। तो यह तो हो गया। और यहाँ है अब आदर्श गैस समीकरण तथा परम ताप। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, तो आप यहाँ वायल के नियम को पढ़े होंगे, V प्रपोर्शनल टू इनवर्जली प्रपोर्शनल टू P, या बायल का नियम होता है V इनवर्जली प्रपोर्शनल टू P, और एक चार्ल्स का नियम V प्रपोर्शनल टू T यह होता है। दो नियम है, V इनवर्जली प्रपोर्शनल टू T यह बायल का नियम है, और V प्रपोर्शनल टू T यह चार्ल्स का नियम है। और जब इन दोनों नियमों को मिला दिया जाता है तो वह आदर्श गैस समीकरण बन जाता है। यहाँ से देखिए PV कांस्टेंट हो जाएगा, PV = कांस्टेंट, और यहाँ V/T = कांस्टेंट, यानी इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो PV/T कांस्टेंट हो जाएगा। तो PV/T यहाँ देखिए यह चीज़ है, यह अलग है। तो यहाँ PV = RT लिखे हैं, यह कहाँ से आया है, इन्हीं दोनों समीकरणों से आया है, यानी PV = कांस्टेंट और यहाँ V/T = कांस्टेंट। तो इसको लिख सकते हैं PV/T = कांस्टेंट, PV/T, T को इधर लिख सकते हैं, और यह कांस्टेंट जो होता है PV/T वह R के बराबर होता है। यह R क्या है, गैस नियतांक है। तो PV = RT लिख सकते हैं, इसे हम आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। यानी चार्ल्स के नियम और बायल के नियम को मिला दिया जाए तो वह क्या बनता है, वह आदर्श गैस समीकरण बनता है।
तो चार्ल्स और बायल के नियम को मिलाने से आदर्श गैस समीकरण बनता है, और इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, PV/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यह कांस्टेंट R होता है गैस नियतांक, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन, यह इसका मात्रक होता है। तो इसका मान जो होता है 8.31 होता है। तो PV इज इक्वल टू RT। यदि मोलों की संख्या म्यू हो, यानी मोलों की संख्या म्यू ले लिया जाए, उस स्थिति में PV इज इक्वल टू म्यू RT, जहाँ म्यू क्या है, मोलों की संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू म्यू R/V, और यहाँ क्या होगा, T होगा। तो यदि P और T में एक ग्राफ खींचा जाए, यहाँ देखिए एक ग्राफ खींचा गया है P और T में, यह P है और यह T है, यानी यह तापमान है और यह क्या है, दाब है। तापमान और दाब में एक ग्राफ खींचा जाए तो क्या मिल रहा है, यहाँ मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस है, या केल्विन में मान लेते हैं कि यह है और यह 100 है और यह 200 है, यहाँ 100 है, 200 है, और यह -273 केल्विन है, -273.15 केल्विन में है यह। तो अगर इन दोनों में ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। स्ट्रेट लाइन यहाँ तक मान लीजिए आ रहा है, P और T में ग्राफ खींचने पर एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। जब इसको पीछे बढ़ाते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को जब पीछे बढ़ाया जाता है तो यह पाते हैं कि जब 0 दाब है, इसका 0 दाब पर इसका जो तापमान होता है वह -273.15 होता है। तो आप कह सकते हैं कि 0 दाब पर लिए गए तापमान को ही हम परम ताप कहते हैं, यानी किसी आदर्श गैस के लिए 0 दाब पर उसका जो ताप होता है उसे हम परम ताप कहते हैं, या परम शून्य ताप कहते हैं। एक बार और देखिए, जब किसी आदर्श गैस के दाब और ताप में ग्राफ खींचा जाता है तो 0 दाब जिस तापमान पर प्राप्त होता है उसे हम परम ताप या परम शून्य ताप कहते हैं। तो यहाँ -273.15 पर 0 दाब प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका परम ताप कितना होगा, -273.15 केल्विन होगा। एक और संबंध है, TK इज इक्वल टू TC प्लस 273.15 यह होता है, यानी TK इज इक्वल टू TC प्लस 273.15। यह इम्पॉर्टेंट है, यह चीज कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। तो यह याद रखिएगा कि जैसे यहाँ डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध निकाले हैं, ठीक वैसे ही केल्विन, TK का मतलब केल्विन और TC का मतलब डिग्री सेल्सियस, तो TK इज इक्वल टू TC प्लस 273.15 यह संबंध होता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस में। तो अभी यहाँ आप ताप का मापक्रम देख लिए, आदर्श गैस समीकरण देख लिए और परम ताप को देख लिए। आप परम ताप को परम शून्य ताप भी कहते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रेखीय प्रसार होता क्या है, जब किसी छड़ को गर्म किया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, जिसे हम रेखीय प्रसार कहते हैं, यानी उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे हम रेखीय प्रसार कहते हैं गर्म करने पर किसी छड़ को। तो जो लंबाई में वृद्धि होती है वह लंबाई में वृद्धि प्रारंभिक लंबाई L और ताप वृद्धि डेल्टा T इन दोनों के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी आप लिख सकते हैं डेल्टा L प्रोपोर्शनल टू L इंटू डेल्टा T, जहाँ डेल्टा L क्या है, लंबाई में वृद्धि, L क्या है, लंबाई यानी प्रारंभिक लंबाई, और डेल्टा T क्या है, ताप में वृद्धि। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, तो यहाँ अल्फा लिख रहे हैं, डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L इंटू डेल्टा T। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ देखिए डेल्टा L अपान L इंटू डेल्टा T प्रति डिग्री सेल्सियस। प्रति डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक होगा, क्योंकि डेल्टा L है यहाँ और यह L है, यह मीटर होगा और यह भी मीटर होगा, इन दोनों का मात्रक मीटर मीटर कट जाएगा और इसका आएगा डेल्टा T यानी ताप। तो
डिग्री सेल्सियस, और अपान में है इसलिए प्रति डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक होगा। तो आप कह सकते हैं कि किसी क्षण का या किसी पदार्थ के क्षण का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया जाता है, तो उसके कारण यहाँ यह अल्फा जो दिखाई दे रहा है वह मान निकल करके आता है, या रेखीय प्रसार गुणांक निकल करके आता है। और इसके बाद है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। देखिए यहाँ, अगर किसी वस्तु के, या यह कह सकते हैं कि यदि किसी पदार्थ के लामिना यानी पटल को ले लें और उसको ताप दिया जाए तो उसमें प्रसार होता है, जिसे हम उसे क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं, और इसे हम डेल्टा ए से प्रदर्शित कर रहे हैं। क्षेत्रीय जो प्रसार हो रहा है, और यह जो क्षेत्रीय प्रसार होता है वह प्रारंभिक क्षेत्रफल और ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा ए, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो बीटा लिखते हैं। बीटा क्या है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो बीटा ए इंटू डेल्टा टी, तो बीटा यहाँ से होगा डेल्टा ए अपान ए इंटू डेल्टा टी प्रति डिग्री सेल्सियस। तो यह हो गया बीटा का मान, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ऐसे ही आयतन प्रसार गुणांक की बात करेंगे तो डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू वी इंटू डेल्टा टी, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट लिखेंगे जिसको गामा से प्रदर्शित करते हैं। गामा क्या दर्शाएगा? आयतन प्रसार गुणांक को। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी इंटू डेल्टा टी, और यहाँ से गामा निकल जाएगा डेल्टा वी अपान वी इंटू डेल्टा टी प्रति डिग्री सेल्सियस। तो इस वीडियो में इतना ही।